Good morning to everyone and today welcome to lecture number 16। आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 16 जो कि आपको पेज नंबर 19 ओपन करना है 9090। इस पे हम सीखेंगे आज। इसके पहले के लेक्चर में लेक्चर 15 में हमने सीखा एक बैंक में बातचीत से रिलेटेड जो कॉन्वर्सेशन था वो हमने सीखा। उससे रिलेटेड जो मीनिंग्स आए हैं वहाँ पे एक सेंटेंस भी आया था, कृपया मुझे बड़े नोट दीजिए। तो प्लीज़ गिव मी हाई डिनोमिनेशन नोट्स। तो बड़े नोट मतलब 500, 2000 इस तरह के जो नोट होते हैं वो हाई डिनोमिनेशन में आते हैं। किस में आते हैं? हाई डिनोमिनेशन में। तो अब देखिए यहाँ पे प्रैक्टिकल वोकेब आई हैं। तो आपको जैसे कि पता है कि हम हर क्लास में प्रैक्टिकल वोकेब यानी वोकेबलरी यानी कि शब्दावली, वोकेब मतलब होता है वोकेबलरी यानी कि शब्दावली, ज़्यादा से ज़्यादा मीनिंग, और एक प्रैक्टिकल लेसन भी हम देते हैं। तो हमने सेकंड क्लास का जो प्रैक्टिकल लेसन है वो पहले दे चुके हैं यहाँ पे पेज नंबर 88 पे, और अब इसका हम देने वाले हैं आपको प्रैक्टिकल वोकेब यानी कि मीनिंग या शब्दावली। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए कि इन अ बैंक प्रैक्टिकल वोकेब, तो सबसे पहले 27 तक तो मीनिंग वहाँ पे आ चुके थे। उसी से आगे नंबर बढ़ा के देख कहाँ पे आ चुके थे। आप पेज नंबर 86 ओपन कीजिए। वहाँ पे आपको क्लास 1 की जो प्रैक्टिकल वोकेब थी ये 1 to 27 थी और 86 नंबर पेज पे, और आज जो प्रैक्टिकल वोकेब इसी से आगे बढ़ा के दे रखी है 28 नंबर से, जो कि पेज नंबर 90 से दे रखी है। तो अब यहाँ पे आपको देखना है, सबसे पहले हम बैंक में जाते हैं तो वहाँ खाता की बात होती है, खाता खुलवाओ वगैरह जो भी है। तो खाता को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? अकाउंट कहते हैं। क्या कहते हैं? अकाउंट। जैसे बहुत सारे कॉमर्स के बंदे होते हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट्स होते हैं, तो वो बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं ये आज का जो कलेक्शन आया है, क्योंकि उनका जो चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे कॉस्टिंग हो, चाहे कॉरपोरेट हो, यानी कोई सा भी सब्जेक्ट हो, उन सब में ये चीज़ें कॉमन होती हैं। अकाउंटेंसी हो, लेखांकन जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो अब यहाँ पे आपको देखना है कि जो मीनिंग पहला यहाँ पे आया है खाता, सबके प्रोनंसिएशन भी यहाँ पे दे रखे हैं। खाता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अकाउंट। क्या बोलते हैं? अकाउंट। जो खाता होता है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अकाउंट। इसी तरह से एक मीनिंग और होता है बचत खाता। अब बचत खाता क्या? जहाँ पे छोटी मोटी हम सेविंग कर सकते हैं, और जो बैंक होता है वो सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट भी आपको पे करता है जब आपका पैसा जमा रहता है। हाँ, जो करंट अकाउंट है, जो चालू खाता है, उस पर नहीं मिलता है आपको इंटरेस्ट, क्योंकि जो करंट अकाउंट जो होता है, चालू खाता में भले आप दिन में 50 बार पैसे जमा कराएं या 50 बार निकालें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो सेविंग अकाउंट यानी बचत खाता है उस पर आपको इंटरेस्ट भी पे करता है बैंक। तो आप ये देखिए कि अकाउंट को तो हम कह रहे थे खाता, और सेविंग यानी कि बचत, सेविंग अकाउंट यानी कि बचत खाता। ओके, एक होता है एफडी, जैसा कि ऊपर में आया था, ऊपर में भी एक सेंटेंस आया था। अब एफडी का मतलब क्या होगा? फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड नहीं बोलेंगे, फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट, ये जब भी ईडी होता है उसको टै पढ़ा जाता है। फिक्स्ड डिपॉजिट क्या पढ़ा जाता है? ट। फिक्स्ड डिपॉजिट। तो आप देखिएगा कि स्थायी जमा जो होता है, यानी कि 5 साल के लिए, 7 साल के लिए पैसा जब बैंक में जमा करवाया जाता है तो वो स्थायी जमा के अंदर आता है, यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट के अंदर आता है, जिसमें आप एक निश्चित अवधि जिसके लिए आपने पैसा जमा कराया तभी आप पैसा निकलवा सकते हैं। एफडी को जब तोड़वाया जाता है तो उसका पूरा बेनिफिट नहीं मिलता है,
कहते हैं ना, अपने घर के अंदर अपने मम्मी पापा से पूछना, पापा एफडी क्या होती है, तो वो आपको डिटेल में बताएंगे। तो अभी तक 3 तरह के खाते आपको बताए हैं। एक तो जनरली खाता को कहते हैं अकाउंट, और एक होता है बचत खाता यानी कि सेविंग अकाउंट, और एक होता है स्थायी जमा, जहाँ पे एक निश्चित फिक्स्ड पीरियड के लिए जो अमाउंट लगाया जाता है बैंक के अंदर, वो होता है फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि स्थायी जमा। आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे 2 मीनिंग आया, एक तो सेविंग अकाउंट और एक फिक्स्ड डिपॉजिट। तो ऊपर का जो हमारा कॉन्वर्सेशन था, यहाँ पे मैनेजर ने, आप देखिए मैनेजर ने यहाँ पे ये सेंटेंस पूछा था, हाउ मच अमाउंट इज़ देयर एज बैलेंस इन योर अकाउंट। पहले तो उससे पूछा था कि डू यू हैव एन अकाउंट हियर, क्या आपका इस बैंक में खाता है। तो उसने कहा था आई हैव अ सेविंग अकाउंट। एक तो उसका बचत खाता है एंड सम फिक्स्ड डिपॉजिट विथ योर बैंक, और उस बैंक के साथ एफडी भी थी, यानी दोनों तरह के ये खाते थे ऊपर। फिर जब आप बैंक से लोन लेते हैं तो आपको जो बैंक होता है वो लोन पासबुक इशू कर देता है। उसमें पूरी आपकी डिटेल होती है, कितना क्या लगा, कैसे क्या बाकी है, वो सब। तो ऋण पासबुक, ऋण मतलब लोन, लोन की पासबुक, पासबुक को पासबुक ही कहा जाता है। ओके। फिर एक होता है चेकबुक, चेकबुक यानी जिसमें बहुत सारे चेक्स होते हैं। चेक की स्पेलिंग आप देख लेना, CHEQUE, ये चेक की स्पेलिंग होती है, CHEQUE, चेक। चेक मतलब क्या होता है, चेकबुक, चेकबुक मतलब चेकबुक। अच्छा, जो खाते का विवरण होता है, अपने अकाउंट में कितना पैसा जमा है, कितना निकाला हुआ है, उसका पूरा डिटेल अगर आपको जानना है तो वो कहलाता है खाते का विवरण। तो खाते के विवरण को क्या कहते हैं, स्टेटमेंट। आपके अकाउंट का पूरा स्टेटमेंट आप निकलवा के लाइए, उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपने कहाँ से पैसा निकाला, कब निकाला, कितनी तारीख को निकाला, कितनी बजे निकाला, सब कुछ उसमें मेंशन होता है। तो उसे हम कहते हैं स्टेटमेंट। क्या कहते हैं, स्टेटमेंट। MENT को मंट पढ़ना है, ये ध्यान रखना आपको। MENT को आपको मेंट नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है मंट। क्या पढ़ेंगे आप, मंट पढ़ेंगे। क्लियर। स्टेटमेंट यानी खाते का विवरण, पूरा उसका डिटेल आ जाता है। ओके। अगला ATM कार्ड। ATM मतलब अंजलि तारक मेहता नहीं, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। टेलर मतलब कैशियर को एक तरह से बोला जाता है। तो जैसे ब्रिटिश इंग्लिश में ATM और अमेरिकन में कैश मशीन बोला जाता है। ऑटोमेटिक टेलर मशीन, टेलर मतलब कैशियर ही होता है। ऑटोमेटिक यानी खुद ही, टेलर मतलब आपको कैश दे देती वो मशीन, ATM, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। उसका एक कार्ड होता है, तो वो ATM कार्ड को ATM कार्ड ही बोलते हैं। ATM हर जगह लगे होते हैं, आपको अच्छी तरह से पता है। अब 2 तरह के आपने कार्ड देखे हैं, एक तो क्रेडिट कार्ड और एक आपका होता है डेबिट कार्ड। ATM कार्ड तो होता ही होता है, एक होता है क्रेडिट कार्ड और एक होता है डेबिट कार्ड। आपका जो ATM कार्ड है उसको ही हम डेबिट कार्ड कहते हैं। ATM कार्ड को ही हम क्या कह सकते हैं, डेबिट कार्ड या डेबिट वीज़ा उसके ऊपर लिखा होता है। मास्टर कार्ड भी उसमें अलग अलग कैटेगरीज में, या रुपए कार्ड भी होता है, ये सब डेबिट कार्ड होता है। अब आप ये समझिए कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में फ़र्क क्या है। वैसे तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि क्रेडिट कार्ड कभी आपको लेना नहीं चाहिए, क्योंकि इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 36% होता है। तो आप देखिए क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। अब यहाँ पे जो लिख रखा पहले इसको हम देखते हैं। क्रेडिट कार्ड मतलब जिससे कुछ खरीद सकते हैं, और डेबिट कार्ड अपने खाते से भुगतान हो। देखो 2 तरह के कार्ड हैं यहाँ पे, एक तो क्रेडिट कार्ड और एक डेबिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड क्या होता है कि जो अच्छे कस्टमर होते हैं उनको बैंक क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी देता है। अब क्रेडिट कार्ड क्या होता है, क्रेडिट कार्ड में आपको एक लिमिट दे दी जाती है, जैसे 30,000, 50,000, 60,000, 1 लाख, इस तरह की आपको लिमिट दे दी जाती है। यानी कि उसको आप जब भी ज़रूरत पड़े, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप बैंक से रात को 2 बजे, 3 बजे, 24 घंटे में से कभी भी आप उधार लेके शॉपिंग कर सकते हैं। उसको हम कहते हैं क्रेडिट कार्ड। ओके,
यानी कि जिससे कुछ खरीद सकते हैं। यानी कि जब भी हम शॉपिंग करने जाते हैं तो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने, जैसे मान लो आप फ्रिज खरीदने गए, कूलर खरीदने गए, एलईडी खरीदने गए, टीवी खरीदने गए, तो आपको पैसे नहीं है आपकी जेब में, तो आप अपना क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर उसकी ईएमआई में भुगतान आप कर सकते हैं। तो ये क्रेडिट कार्ड हो गया। एक हो गया आपका डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड क्या होता है, आपके सेविंग अकाउंट में जो पैसा जमा है उसी में से निकलता है, बैंक आपको उधार नहीं देता, यानी आपके अकाउंट में जो पैसा है उसी से आप डेबिट कार्ड के थ्रू यानी कि एटीएम कार्ड के थ्रू निकाल लेते हैं। तो एक तरह से एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड एक ही माना जाता है। ओके, तो डेबिट कार्ड का मतलब आप एटीएम में जाएंगे तो अपने खाते से आप अपने सेविंग अकाउंट से आप पैसा निकालेंगे एटीएम कार्ड के थ्रू, तो वो क्या कहलाएगा, डेबिट कार्ड कहलाएगा। समझ में आ रहा, अपने ही सेविंग अकाउंट से एटीएम कार्ड यानी कि डेबिट कार्ड यूज़ करते हुए पैसा निकालते हैं। ओके, तो डेबिट कार्ड यानी कि अपने खाते से भुगतान हो रहा है। ओके, और क्रेडिट कार्ड मतलब आप बैंक से उस टाइम उधार लेंगे, आपके पास कार्ड है, जब भी आप लेंगे तब आपके पैसे लगना शुरू हो जाएंगे, इंटरेस्ट शुरू हो जाता है। और क्रेडिट कार्ड में भी ऐसा कुछ होता है कि 50 डेज़ तक आपकी कोई इंटरेस्ट नहीं लगता। अगर आप 50 डेज़ के अंदर पे करते हैं तो उसके बाद आपका इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है। क्रेडिट कार्ड डिफ़ॉल्टर भी होते हैं, डेबिट कार्ड डिफ़ॉल्टर्स भी होते हैं। ठीक है, डिफ़ॉल्टर मतलब आपने ईएमआई पे नहीं की है तो आप डिफ़ॉल्टर आ गए, यानी कि गलती में आ गए। ओके, एक होता है विलफुल डिफ़ॉल्टर, जैसे विजय माल्या है, लोन ले लिया, पैसा ही नहीं दे रहा है, तो विलफुल डिफ़ॉल्टर है, वो अपनी इच्छा से, उसको है पैसा लेकिन देना नहीं चाहता वो बैंक को, तो उसे विलफुल डिफ़ॉल्टर घोषित कर देता है बैंक। ओके, विलफुल यानी कि अपनी इच्छा से डिफ़ॉल्टर। अब डिफ़ॉल्टर तो आप जानते ही कि जो किस्तें नहीं चुका सकते हैं वो डिफ़ॉल्टर हो जाते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगला है आपका डिपॉजिट स्लिप। जब भी आप बैंक में पैसा जमा कराते हैं, डिपॉजिट करते हैं, तो आपको एक स्लिप मिलती है, वो कहलाती है डिपॉजिट स्लिप। विड्रॉ, विड्रॉ का मतलब होता है पैसा निकालना। जब आप बैंक से विड्रॉ फॉर्म भर के और पैसा विड्रॉ स्लिप भर के आप पैसा निकलवा सकते हैं, तो विड्रॉ का मतलब क्या हो गया, पैसे निकालना। ये बैंक में भी यूज़ होता है और ये कोर्ट कचहरी में भी ये यूज़ होता है विड्रॉ। जैसे केस जो किसी के ऊपर, जैसे मान लो केस किया होता है, उसको हम विड्रॉ कर देते हैं, यानी उसके केस को उठा लेते हैं, तो वहाँ भी विड्रॉ यूज़ होता है। तो किसी भी चीज़ से निकालना है कि विड्रॉ करना, यानी सिचुएशन से भी हम विड्रॉ कर लेते हैं, यानी कि अपने आप को उसमें से निकाल लेते हैं। तो बैंक से पैसा निकाल, आपके सेविंग अकाउंट में से पैसा वापस आपको निकालना, तो दो, या तो आजकल आप एटीएम कार्ड का यूज़ करते हैं, लेकिन पहले क्या होता था, एटीएम कार्ड की फैसिलिटी नहीं थी, एटीएम की फैसिलिटी नहीं थी, तो पहले क्या करते थे आप, विड्रॉ स्लिप भर के और पैसा निकाल देते हैं। ओके, और ब्याज देखो, इंटरेस्ट मतलब मज़ा भी होता है और इंटरेस्ट मतलब रुचि, और इंटरेस्ट यानी ब्याज भी होता है, लेकिन बैंक में इसका मतलब ब्याज होता है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग मीनिंग का अर्थ चेंज हो जाता है। इंटरेस्ट मतलब किसी में बहुत इंटरेस्ट आता है वो, और एक इंटरेस्ट यानी ब्याज। अब जैसे मान लो मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, मुझे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं मुझे आप में कोई ब्याज नहीं है, इसका मतलब मुझे आप में कोई रुचि नहीं है। और जब बैंक में जाएंगे तो इंटरेस्ट का मतलब ब्याज हो जाएगा। ओके, फिर कैशियर जो होता है, जो आपको कैश लेता है, जमा करता है और देता है, वो कैशियर कहलाता है। नकद को संभालने वाला, यानी कि कितना आया कितना गया वो सब मेंटेन करने वाला, वो क्या कहलाता है, कैशियर कहलाता है। ओके, चलिए अब आगे जो चलते हैं। अगला मीनिंग आपका आ रहा है कैश। कैश का मतलब क्या हो गया, रोकड़, यानी कि नकद। नकद नकद जैसे ये था ना नकद, ये नकद को संभालने वाला कैशियर कहलाता है। तो नकद को ही कैश कहते हैं। क्या कहेंगे, नकद को, नकद को कहेंगे कैश, यानी कि रोकड़ा। क्लियर, ये तो बहुत सारी बार आप सुनते होंगे। तो नकद को तो कहते कैश और उधार को कहते क्रेडिट। जैसे क्रेडिट कार्ड यानी कि आपने उधार ही लिया बैंक से एक तरह से, तो वो क्रेडिट हो गया, यानी कि उधार हो गया। ओके,
और कैश काउंटर क्या होता है, जहाँ पे कैश लेन देन होता है वो कैश काउंटर। जैसे जाते हैं ना 4 o'clock पे बैंक में कैश काउंटर बंद हो जाता है, तो कैश काउंटर मतलब नकद काउंटर। डिप्रिशिएटिंग यानी कि एक तरह से ये डिप्रिशिएशन है, अवमूल्यन यानी कि मूल्य में कमी आ जाती है, उसे हम डिप्रिशिएटिंग कहते हैं। जैसे मान लो आप ये इसको ऐसे समझिए, मैं एग्जांपल देता हूँ कि किसी भी स्थायी संपत्ति का निरंतर उपयोग करने से उसके मूल्य में जो कमी होती है उसे अवमूल्यन या मूल्यह्रास कहा जाता है। ये कॉमर्स वाले बहुत ही अच्छी तरह से समझते हैं, मैं खुद एक कॉमर्स का स्टूडेंट रहा हुआ हूँ, तो मैं इन मीनिंग्स को बहुत ही अच्छे तरह से आपको समझा सकता हूँ। तो डिप्रिशिएटिंग का मतलब क्या हुआ कि अवमूल्यन यानी कि मूल्यह्रास लग जाता है। मान लो आपने कोई बाइक खरीदी शोरूम से, ठीक है, अब आपने उसको 1 साल चला लिया है, तो 1 साल में क्या लगा, उसका डिप्रिशिएशन लगा, यानी कि मूल्य में कमी हो गई कि इतनी घिस गई वो गाड़ी। ओके, तो अवमूल्यन हो गया उसका, डिप्रिशिएटिंग। क्लियर। अब बैंक में जब आप जाते हैं और चेक डालने का डिब्बा होता है, तो चेक डालने वाला डिब्बे को हम कहते हैं ड्रॉप बॉक्स। क्या कहेंगे, ड्रॉप बॉक्स, यानी कि आप जाए वो चेक उसमें डाल सकते हैं, यानी कि ड्रॉप बॉक्स है। क्लियर। अब जब आप चेक लिखते हैं तो चेक आप अकाउंट पे ही करते हैं, ये सुना होगा आपने। बहुत सारे बिजनेसमैन अगर मुझे सुन रहे हैं या बिजनेसमैन के लड़के लड़कियां अगर पढ़ते हैं तो वो बहुत ही अच्छी तरह से आप अपने फादर से पूछिए कि अकाउंट पेई क्या होता है। अकाउंट पेई का मतलब क्या होता है, ये देखो, अकाउंट को शॉर्ट में A/C लिखते हैं। ओके, पेई, इसका मतलब अकाउंट पेई चेक होता है, उसके ऊपर चेक के ऊपर 2 पेन से लाइनें खींच देते ऊपर कोने में, तो 2 लाइनें खींच देते, वो अकाउंट पेई कहलाता है। तो अकाउंट पेई का मतलब वो खाते से खाते में ही जाने वाला। उसमें आप जैसे आपको किसी ने चेक दिया और उसके ऊपर 2 लाइनें खींची हुई है, ओके, चेक के ऊपर कोने में 2 लाइनें खींची हुई छोटी छोटी, तो इसका मतलब वो अकाउंट पेई है, यानी कि आपके अकाउंट में ही पैसा जमा होगा। आप डायरेक्ट अकाउंटर से कैश नहीं ले सकते, तो उसे कहते हैं खाते से खाते में जाने वाला, यानी कि अकाउंट पेई। अब अगला जो है बेरर चेक। बेरर का मतलब होता है धारक। आप बेरर का मतलब क्या होता है, धारक। बेरर चेक मतलब धारक को पैसे दिलाने वाला चेक, उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, बेरर चेक। अब आप ये देखिए, बेरर का मतलब क्या हो गया, धारक। अभी आप एक काम कीजिए, कोई भी 10 रुपये का या 20 रुपये का या 50 रुपये का या 100 रुपये का, 200 रुपये का, 500, 2000 का नोट निकाल के बैठो। निकालो, जल्दी निकालो। निकाल लिया, नोट निकालो फटाफट। हाँ, अगर नोट नहीं मिल रहा है तो वीडियो को अभी स्टॉप कर दो, नोट लेके आओ पहले, तभी मैं आगे बढ़ाऊँगा। हाँ चलो, कोई भी आप 10 का नोट ले आइए, 20 का ले आइए, 100 का, 200 का, जो आपको मिले वो लेके आए। ठीक है, लेके आ गए। अब देखो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई इसमें, गवर्नर के जो साइन है उसके ऊपर, मैं धारक को, जैसे मान लो 20 रुपये का नोट है तो 20 रुपये, 50 रुपये का नोट है तो 50 रुपये। तो देखो इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ, मैं धारक को 50 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, या ऐसे ही लिखा, मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। तो यही मीनिंग है वो बेरर। बेरर का मतलब क्या हो गया, धारक। जैसे मैंने आपको 10 रुपये दिए तो आप क्या हो गए, धारक हो गए, है ना, बेरर हो गए आप, क्या हो गए, बेरर। तो देखो यहाँ पे पूरा सेंटेंस पढ़ो, मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। कौन, मैं, तो मैं के लिए क्या आ गया, देखो इंग्लिश ट्रांसलेशन भी पास में दे रखा, तो उसको पूरा पढ़ो। मान लो आपके पास 100 रुपये का नोट है, तो उसमें देखो क्या लिखा हुआ है, मैं धारक को, देखिए आप अगर नहीं मिल रहा है तो उसको पूरा ध्यान से देखिए और नोट निकाल के बैठिए। आप निकालिए, मान लो आपके पास 200 रुपये का नोट है, देखो उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, देखो, मैं धारक को 200 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। और नीचे गवर्नर के साइन हो सकते हैं, जैसे शक्तिकांत दास या कोई भी जो उस टाइम का गवर्नर है उसके साइन होते हैं। अब इस पूरे सेंटेंस को नोट पे ही, आपका ध्यान नोट पे रहना चाहिए, उस पूरे सेंटेंस बना कैसे हम बनाते हैं। तो पूरा सेंटेंस पढ़ो, मैं धारक को 200 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ।
कौन देता है? मैं। तो देखो मैं के लिए क्या लगा दिया आपने नीचे ट्रांसलेशन देखो आई लगा दिया। फिर सेंटेंस के पीछे चलो क्या मिला? हूँ से क्या पता चला? ये प्रेजेंट है। फिर ता से क्या पता चला? सिंपल। तो ये सिंपल प्रेजेंट है और नॉट क्वेश्चन मार्क नहीं है तो अफर्मेटिव है। तो इसमें आई वी यू दे के साथ तो हम क्या लगाते हैं? फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ही शी इट सिंगुलर के साथ एस ई एस सफिक्स ऐड करते हैं। तो आई प्लूरल है तो देखो ता के पीछे देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करनी है तो वचन देता। तो वचन देने का है तो प्रॉमिस। तो देखो प्रॉमिस लिखा हुआ आया, आई प्रॉमिस मतलब मैं वचन देता हूँ। ओके, ये फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। फिर आगे देखो अदा करने को, तो अदा करने को क्या कहते हैं? पे। अब देखो प्रॉमिस मतलब वचन देना और पे मतलब अदा करना, ये दोनों वर्ब हैं। तो दो वर्ब एक साथ आते हैं तो बीच में टू लगाना पड़ता है। तो देखो टू लगा रखा है। तो आई प्रॉमिस टू पे। अब और पीछे से आगे चलो, ठीक है। धारक को 200 रुपये, तो आई प्रॉमिस टू पे द बेरर, यानी बेरर देखो मीनिंग आया वो का वही जो अभी आपकी स्क्रीन पे है, BEARER। बेरर, बेरर मतलब क्या हो गया? धारक। 200 रुपये, तो 200 रुपये को कहते हैं द सम ऑफ 200 रुपीज़। क्या कहते हैं? द सम ऑफ 200 रुपीज़। सम अमाउंट के लिए यूज़ होता है, कॉमर्स का वर्ड है। तो द सम ऑफ 100 रुपीज़। अगर 50 रुपये का नोट है तो क्या आएगा? द सम ऑफ 50 रुपीज़। फिर 10 रुपये का नोट है, द सम ऑफ 10 रुपीज़, द सम ऑफ 20 रुपीज़, यानी कि 20 रुपये। इस तरह से कॉमर्शियल नीचे गवर्नर की साइन है। तो ये ट्रांसलेशन देखो, आप कोई भी नोट ले लीजिए उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस आया हुआ है। और लैंग्वेज जो है बाय लैंग्वेज चलती है इसमें, हिंदी और इंग्लिश, जिसको हम आसानी से समझ सकते हैं। अब आपका नोट जो है वापस अपने मम्मी पापा को दे दीजिए, अपने पास मत रखिए। ओके, चलिए आप वापस इस पे आ जाइए लेक्चर के ऊपर। हाँ, तो हमने ये सीखा बेरर। तो बेरर देखो ये मीनिंग आपने देखा नहीं है, हर नोट में लिखा होता है। तो बेरर चेक यानी कि धारक को पैसे दिलाने वाला चेक। तो इसमें हमने ये सेंटेंस भी देख लिया, मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। आई प्रॉमिस टू पे द बेरर द सम ऑफ 100 रुपीज़। चलिए आगे चलते हैं। दूसरी शहर की बैंक का चेक होगा, यानी मान लो उदयपुर का है, तो मान लो ये दूसरी शहर की बैंक का हो गया है ना, उदयपुर ब्रांच का। तो इसे कहते हैं आउट स्टेशन चेक। क्या कहते हैं? आउट स्टेशन चेक। अगला है आपका चेक बाउंस। चेक बाउंस कब होता है? भुगतान न हो पाना। मान लो आपने किसी को चेक दिया, आपके खाते में पैसा तो है ही नहीं और आप चेक दे रहे हो, और सामने वाले ने वो चेक लगा दिया उसके अकाउंट में, तो आप और उसको पेमेंट नहीं मिला तो आपका चेक बाउंस हो जाएगा। तो 400 रुपये का चार्ज तो आपका लगेगा और 400 उसी का लगेगा। तो जब चेक बाउंस होता है तो सामने वाला केस कर सकता है कि जब आपके अकाउंट में पैसे नहीं थे तो आपने चेक दिया क्यों। तो चेक बाउंस हो गया तो आपके ऊपर केस भी हो सकता है। तो ध्यान रहे, सावधानी से रहें, किसी को चेक ना दे जब तक अकाउंट में पैसा ना हो, तब तक चेक बाउंस हो जाता है, यानी कि भुगतान नहीं हो पाता उसका। अगला तो म्यूचुअल फंड, आपने कई बार सुना होगा टीवी में, म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू द मार्केट रिस्क, प्लीज़ रीड द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। ऐसे सुना कहीं, और इतनी जल्दी से बोलते हैं और पता ही नहीं चलता। ऐसे बोलते हैं म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू द मार्केट रिस्क, प्लीज़ रीड द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। यानी कि म्यूचुअल फंड बाजार जोखिमों के अधीन है, कृपया निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। इस तरह का एड आपने सुना होगा। ओके, तो म्यूचुअल फंड, एक और एड इसका आता है, म्यूचुअल फंड से लोग ऐसे डरते हैं जैसे छोटे बच्चे इंजेक्शन से। तो म्यूचुअल फंड क्या होता है? मार्केट रिस्क में आप कोई भी शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, म्यूचुअल फंड के अंदर वो एक तरह से जाता है। सो म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू द मार्केट रिस्क, प्लीज़ रीड द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। म्यूचुअल फंड जो होता है पूरे बाजार जोखिमों के अधीन होता है और इसमें निवेश करने से पहले आपको सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ना चाहिए, वो म्यूचुअल फंड कहलाता है। और म्यूचुअल फंड में आप अगर 15 साल 20 साल के लिए पैसा लगाते तो अच्छा रिटर्न्स उसमें आते हैं। एक होता है किस्त, किस्त को कहते हैं इंस्टॉलमेंट। जब आप कुछ भी खरीदते हैं किस्तों पे मंथली, तो इंस्टॉलमेंट आ जाती है आपकी, यानी कि किस्त आ जाती है। अब बैंक आपके चेक को भुगतान से रोक देता है तो उसको स्टॉप पेमेंट कहते हैं। बैंक में क्या कहते हैं? स्टॉप पेमेंट। पेमेंट नहीं, पेमेंट, मंट, MENT को मंट पढ़ना है। ओके, आज से भी डाल दीजिए। जैसे यहाँ पे आया था
MENT मंट पड़ा, MENT मंट पड़ा, इंस्टॉलमेंट, पेमेंट, मैनेजमेंट, गवर्नमेंट, इस तरह से। अगला EMI, ये बहुत जाना पहचाना वर्ड है EMI जैसे आपने होम लोन लिया था, हर महीने जो किस्त आती है नियमित मासिक किस्त, मासिक किस्त मतलब मंथली इंस्टॉलमेंट हो गया, किस्त मतलब वही इंस्टॉलमेंट हो गया। ये जो मीनिंग आया किस्त इंस्टॉलमेंट, तो ये किस्त मतलब क्या हो गया, आई मतलब इंस्टॉलमेंट हो गया। अब EM का मतलब क्या हो गया, ईजी मंथली इंस्टॉलमेंट भी आप कह सकते हैं, ईजी मंथली इंस्टॉलमेंट या इसेंशियली मंथली इंस्टॉलमेंट। EMI ईजी मंथली इंस्टॉलमेंट यानी कि आसानी से महीने में आप पे कर सकते हैं, या इसेंशियली मंथली इंस्टॉलमेंट भी इसको कह सकते हैं, आवश्यक रूप से मासिक किस्त भी आप इसको बोल सकते हैं, दोनों सही है। एक DD होती है डिमांड ड्राफ्ट, DD भी जैसे आप बैंक से लोन लेते हैं, कार लोन लिया तो वो बैंक वाले जो कार कंपनी को DD भिजवा देते हैं और फिर आपसे EMI लेते हैं। तो ये था पूरा बैंक का टॉपिक था इसमें, तो आपको बहुत अच्छी तरह से इसको समझ लेना है, आपको आगे परेशानी नहीं हो भविष्य में। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। टिल देन गुड बाय।